हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पे। आज है 6 जून 2024। हम आज बात करने वाले हैं 6 जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे उनके बारे में भी हम जानेंगे। स्टैटिक्स क्या क्या बन सकती है उस प्रश्न से, उनके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो के द्वारा हम करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको तो कवर करते ही करते हैं, प्लस अलग से जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं उसमें भी आपका ढेर सारा फ़ायदा होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को उसमें से भी मिल जाते हैं। तो वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट करने वाली है। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें आपको पूरा का पूरा फ़ायदा पहुँचेगा और कहीं से भी कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि जो कुछ भी क्वेश्चंस डेली के बन सकती हैं वो एक सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूं, ताकि आपका करंट अफेयर से संबंधित कहीं भी कोई भी पॉइंट्स ना छूटे। तो वीडियो अगर साथ साथ में अगर वीडियो पसंद आती है आपको, तो वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ में आपके लिए कंटेंट तैयार किया जाता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो उसके साथ में आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें वीडियो को, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। डेली की तरह कि पहला क्वेश्चन अगर किसी दिन कोई भी दिवस होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन हम दिवस से ही रखते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न दिवस से ही है। प्रश्न है, हाल ही में 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? यानी कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जल दिवस, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी दिवस, थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण दिवस और फोर्थ ऑप्शन है जैव विविधता दिवस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि पर्यावरण दिवस। यानी कि 5 जून को पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर जल दिवस की बात करें तो जल दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस की बात करें तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 22 अप्रैल को। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। और जैव विविधता दिवस की अगर बात करें तो यह 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं हम कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। तो साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA, जिसे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली भी कहा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान, यानी कि मानव पर्यावरण पर एक सम्मेलन हुआ था 1972 में, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था, इसीलिए इसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो इसके दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का एक प्रस्ताव पारित किया था। यानी कि बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया जाता है और उस स्टॉकहोम सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, जिसके बाद से हर वर्ष, यानी कि हर वर्ष यह दिन मनाया जाने लगा। और बात करें कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो ये 1973 में मनाया गया था, जिसकी थीम केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ इसकी थीम रखी गई थी। यानी अगर बात करें कि सबसे पहला, यानी कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो ये 1973 में मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी या ओनली वन अर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। आगे हम बात करें तो 2024 की थीम क्या है? तो वर्ष 2024 की थीम जो रखी गई है वह है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। यह है 2024 की थीम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थीम जरूर पूछ ली जाती है, खासकर जो भी इम्पॉर्टेंट दिवस होते हैं उन इम्पॉर्टेंट दिवस की थीम जरूर पूछ ली जाती है। तो इसकी भी थीम पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। पिछले वर्ष यानी कि 2023 में थीम कौन सी थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये 2023 की थीम थी। और 2023 की यानी करंट की जो थीम है वह है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यानी कि वे बच्चे जो आक्रामकता का शिकार हो जाते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल
4 जून को, यानी कि हर साल कब, हर साल 4 जून को आक्रामकता के जो शिकार बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो हर साल आक्रामकता के जो शिकार बच्चे होते हैं इन बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। आप इधर यहाँ इसको भी इंग्लिश में भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ कहीं भी युद्ध हुआ हो, ठीक है, तो वो बच्चे वहाँ पे कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उनको, काफ़ी सारे उनको चोटें आती हैं, उनके खाने पीने की जो समस्याएं होती हैं वो उनको देखने को मिलती हैं। अगर वो विद्यालय जा रहे होते हैं तो वो विद्यालयों से भी वंचित हो जाते हैं। तो अनेक सारी समस्याएं उनको देखने को मिलती है। आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कई सारी जगह जो भी युद्ध वगैरह चलती हैं तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं तो उनकी स्थितियाँ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित करने वाली होती हैं। तो इसीलिए उनको समर्पित करते हुए ये जो दिवस है, आक्रामकता के जो शिकार मासूम बच्चे हैं इनके लिए एक दिवस मनाया जाना शुरू हुआ जो कि 4 जून को मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीष्मकालीन उत्सव का समापन कहाँ हुआ? यानी कि ग्रीष्मकालीन उत्सव एक मनाया जा रहा था तो इसका समापन कहाँ पर हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है लद्दाख, सेकेंड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि लद्दाख में जो ग्रीष्मकालीन उत्सव मनाया जा रहा था इसका समापन हो गया है। यानी ग्रीष्मकालीन उत्सव का समापन कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में हुआ है। ऑपरेशन सद्भावना की पहल के तहत, यानी कि ये ऑपरेशन जो सद्भावना है इसके तहत आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य, यानी यह जो कार्यक्रम था जो भी यह मनाया गया, ग्रीष्मकालीन उत्सव जो है मनाया गया, तो इसका उद्देश्य स्थानीय प्रतिभा और खेल को बढ़ावा देना तथा कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर द्रास क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। यानी ग्रीष्मकालीन उत्सव जो मनाया गया यह किसकी पहल के द्वारा मनाया गया? तो ऑपरेशन सद्भावना पहल के तहत यह आयोजित किया गया। ये सप्ताह भर लगभग कार्यक्रम चला और इसका उद्देश्य जो था वो स्थानीय, यानी कि जो भी स्थानीय लोग हैं, जैसे मान लीजिए लद्दाख में यह मनाया गया तो लद्दाख में जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं, यानी कि कौन कौन सी जो वहाँ की प्रतिभाएं हैं, वहाँ का जो खेल है उनको बढ़ावा देने के लिए तथा कारगिल विजय दिवस की जो रजत जयंती थी इसके अवसर पर इसके जो द्रास क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक जो विरासत है साथ साथ में इसको भी प्रमोट करना, इसको भी प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य था। आगे हम बात करते हैं, राष्ट्रीय समन्वय समिति ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कहाँ बैठक की? यानी कि जो राष्ट्रीय समन्वय समिति है इसने दुनिया की जो सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए जो बैठक हुई यह कहाँ पर आयोजित की? तो यह जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत कि राष्ट्रीय जो समन्वय समिति है इसने दुनिया की सबसे बड़ी, यानी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट अनाज भंडारण योजना के लिए जो बैठक हुई यह कहाँ पर आयोजित की इसने? तो फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन है कोच्चि, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय समन्वय समिति ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए बैठक की। सहकारिता मंत्रालय के जो सचिव हैं वो डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने कृषि एवं किसान कल्याण सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव, NCDSC के प्रबंधक निदेशक तथा साथ साथ भारतीय खाद्य निगम और नाबार्ड, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के साथ यह पहली बैठक की। तो इन सभी सभी प्रकार के जो निगम हैं, प्रबंधन हैं, इन सभी ने मिल करके यह जो विश्व की सबसे बड़ी जो बैठक हुई यह आयोजित। तो इतने सारे लोग जो थे वह शामिल थे और इतने सारे लोगों ने मिल करके ही विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की जो ये बैठक संपन्न की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? यानी कि न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो हुआ 2024 का, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? फर्स्ट ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, सेकेंड ऑप्शन है आलिया भट्ट, थर्ड ऑप्शन है सानिया मल्होत्रा, फोर्थ ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 3, यानी कि सान्या मल्होत्रा को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 2024, इसमें जो सान्या मल्होत्रा हैं, इनकी जो फिल्म थी मिसेज, इस फिल्म के लिए, इस फिल्म में अपने मनोरम प्रदर्शन के लिए, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आइसलैंड देश के नए राष्ट्रपति बने? यानी कि जो आइसलैंड देश है इसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अनातोले कोलिनेट मकाशो, सेकंड ऑप्शन है वोलोडिमिर जेलेंस्की, थर्ड ऑप्शन है अलमाए हलीमा, फोर्थ ऑप्शन है हल्ला टॉमस-डॉटिर। नाम प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत ही कायदे से कीजिएगा, नाम काफ़ी ज़्यादा इधर उधर से हैं, ठीक है, तो आप इनको बहुत ही कायदे से पढ़िएगा और याद करने के लिए भी थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन 2-3 बार आप इनको देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो हल्ला टॉमस-डॉटिर हैं इनको आइसलैंड देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो आइसलैंड ने जो व्यवसायी हल्ला टॉमस-डॉटिर हैं इनको अपना नया अध्यक्ष चुना है, जो एक महत्वपूर्ण मतलब इनका एक पद है, वह इस सम्मानित पद को धारण करने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। यानी कि ये आइसलैंड की दूसरी महिला बन गई हैं जिनको प्रेसिडेंट के लिए इनको चुना गया है। टॉमस-डॉटिर की जीत तब हुई जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स-डॉटिर और हल्ला हुरुंड लोगा-डोटिर सहित अन्य प्रतिद्वंदियों को पिछाड़ते हुए 34.3% वोट हासिल किए। यानी कि इन्होंने कितने प्रतिशत वोट हासिल किए? 34.3% वोट हासिल किए, और ये वोट हासिल करके ये जीत गई हल्ला टॉमस-डॉटिर, और ये आइसलैंड की राष्ट्रपति बन गई हैं, राष्ट्रपति कह सकते हैं, या वहाँ का नया अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। आगे चलती हैं, हम अगले बात करती हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है विजया भारती सयानी, सेकंड ऑप्शन है चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर, थर्ड ऑप्शन है किशोर मकवाना, फोर्थ ऑप्शन है अरुण कुमार मिश्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, विजया भारती सयानी जो हैं इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जो सयानी है, यानी कि जो सयानी, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है विजया भारती सयानी। तो जो विजया भारती सयानी हैं इनको न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हैं अरुण कुमार मिश्रा की ये जगह लेंगी, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो सदस्य हैं विजया लक्ष्मी भारती सयानी, ये 2 जून से आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगी। यानी कि कब से इनका कार्यकाल प्रभावी हो जाएगा? 2 जून से इनका कार्यकाल प्रभावी हो जाएगा, और ये अरुण कुमार मिश्रा की जगह पर आई हुई हैं। आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अपनी जगह बनाई? यानी कि टॉप 10 जो विश्व की जो रैंकिंग है, उस विश्व की रैंकिंग में टॉप 10 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अपनी जगह बना ली है? तो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन है गुकेश डी, यानी कि डी गुकेश, बी ऑप्शन है आर प्रज्ञानंदा, सी ऑप्शन है रौनक साधवानी, और डी ऑप्शन है कौस्तव चटर्जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर नंबर बी, आर प्रज्ञानंद ने टॉप रैंकिंग में, यानी कि वर्ल्ड की जो रैंकिंग है उसमें टॉप 10 में इन्होंने अपनी जगह बना ली है। ये भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। अभी हाल ही में जो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञानंद, इन्होंने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1, यानी कि विश्व के नंबर 1 कौन है, मैग्नस कार्लसन के खिलाफ क्लासिकल चेस में अपनी पहली जीत दर्ज की, और इस जीत दर्ज के साथ ही प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में लीडर्स पोजीशन हासिल की। यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो लीडर्स पोजीशन पर पहुंच गई। इन्होंने किसको हराया? विश्व के जो नंबर 1 हैं मैग्नस कार्लसन, इनको इन्होंने हरा दिया है। इन पर इन्होंने जीत हासिल की है नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान, जिसे IGCAR के नाम से भी जानते हैं, कलपक्कम के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है इसके नए अध्यक्ष
कौन नियुक्त किए गए हैं, नए निदेशक के कौन नियुक्त किए गए हैं, किसने नए निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। ए ऑप्शन है हर्ष कुमार जैन, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, सी ऑप्शन है विनय मोहन और डी ऑप्शन है संदीप बत्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर जो हैं इनको इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्पक्कम के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक, ये परमाणु वैज्ञानिक हैं, तो वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक सीजी करहाडकर को कल्पक्कम में स्थित है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। करहाडकर किसके स्थान पर आएंगे, ये वेंकट रमन का स्थान लेंगे, यानी कि इनके स्थान पर आएंगे। पहले नियुक्ति इनकी थी, अब इसके बाद करहाडकर जो हैं वो इनका स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और ये जो वी वेंकट रमन है, इनकी सेवानिवृत्ति यानी कि कब रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो इनका रिटायर 31 मई को हो जाएगा और उसके स्थान पर जो है वो कौन आ जाएंगे, सीजी करहाडकर यानी कि चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, ये इनके स्थान पर आ जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिनको हमने बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास किया और बहुत ही आसानी से इनकी व्याख्याएं की। इन व्याख्याओं को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन व्याख्याओं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन तो आप ध्यान देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ जो व्याख्या की जाती है, जो व्याख्या बताई जाती है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। तो आशा करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज के जो क्वेश्चंस थे ये पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।